हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद अ सेशन जिसमें आज हम लोग 28 अगस्त के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो टुडे सैटरडे एंड सैटरडे को देखा जाए तो ग्राउंड जीरो आता है, तो आज अपने एडिटोरियल्स भी कम है और अपनी न्यूज़ भी कम है आज, जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। सो जो भी न्यूज़ हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगी उन्हीं को अपन डिस्कस करेंगे। और कल मैंने बोला था कि अपन एक चीज़ पे डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट इज़ अबाउट द नेशनल मोनेटाइजेशन स्कीम के बारे में। तो इसको अब आज अपन डिटेल में समझेंगे। आज उस पर एक एडिटोरियल भी है। तो एडिटोरियल इट्स अबाउट, उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज नेशनल मोनेटाइजेशन स्कीम। एसेट मोनेटाइजेशन क्या होता है, पाइपलाइन क्या है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन क्या है, क्या स्कीम है, कैसे वर्क करेगी, क्या इसके बेनिफिट है, क्या इसके क्रिटिज्म है। तो इसको अपन पूरा डिटेल में समझेंगे बट ऑन द एडिटोरियल पेज, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द एडिटोरियल। चलो, सो व्हाट हैपेंड, द फर्स्ट न्यूज इज बेसिकली अबाउट दी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है। अच्छा, ये चीज है नेशनल मोनेटाइजेशन स्कीम को लेकर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जो नेशनल मोनेटाइजेशन स्कीम है ना, जिसके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन अ 4 इयर्स, अच्छा ये 4 इयर्स का प्लान है, उतना याद रखना, विद इन अ 4 इयर्स जो रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहती है दैट इज 6 लाख रुपीज। ओके, 6 लाख करोड़ रुपीज, 6 लाख करोड़ रुपीज, जिसके चलते वो पैसा जो है, जो नेशनल मोनेटाइजेशन स्कीम से आएगा विद इन 4 इयर्स, और वो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में लगेगा। और इसी के चलते सेंट्रल गवर्नमेंट पहले क्या कर रही है, पहले तो भैया रेवेन्यू कलेक्ट करेगी, तभी तो जाके नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन चलेगा, है ना, तभी तो वो पैसा इन्वेस्ट करेगी। तो पहले पैसा लेना पड़ेगा। अब इसी के चलते गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, मोनेटाइजेशन के लिए पाथ को इजी करने की बात करी है कि हम पाथ को इजी कर लेंगे। इसी के चलते कल फाइनेंस मिनिस्टर जो है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब निर्मला सीतारमन, वो जल्द ही मीटिंग करेंगी विद द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के साथ। अब ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल क्या है? सो इट्स अ काउंसिल जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बताती है कि कैसे हम फाइनेंस को रेगुलेट कर सकते हैं डिफरेंट सेक्टर्स में। रेलवे सेक्टर, एयरपोर्ट सेक्टर, जिसको हम सिविल एविएशन सेक्टर भी बोलते हैं, रोड्स एंड हाईवेज, तो इन सारे सेक्टर्स में, पाइपलाइंस, गैस पाइपलाइंस, इन सब में कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, कैसे गवर्नमेंट पैसा लगाएगी, कैसे प्राइवेट प्राइवेट कंपनीज पैसा लगा सकती हैं, जिसके थ्रू गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा। इसी के चलते रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो थोड़े इजी बना दिए जाएंगे। जो मोनेटाइजेशन की स्कीम चलेगी उससे हमें पैसा इजीली मिल जाए गवर्नमेंट को। ओके, तो बहुत सारे रेगुलेटर्स भी हैं, फाइनेंशियल रेगुलेटर्स भी होंगे, आरबीआई भी होगा, सेबी भी होगा, आईआरडीए भी होगा, दैट इज इंश्योरेंस वाला, दैट इज पी पी एफ आर डी ए भी होगा। तो पी एफ आर डी ए क्या है? इट्स प्रोविडेंट फंड वाला। सो ये सारे लोग भी, जो फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स भी हैं, इनके साथ भी मीटिंग होगी और ये भी अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको भी ईज डाउन करेंगे, जिससे मोनेटाइजेशन स्कीम परफेक्ट तरीके से चले और गवर्नमेंट को पैसा, सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा इजीली मिल जाए। ओके, सेकेंड न्यूज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज अबाउट दी दीपर भेल ब्रीथ्स इजी आफ्टर इको सेंसिटिव जोन नोटिफिकेशन। सो व्हाट हैपन, अगर हम बात करें तो ये दीपर भेल है क्या? तो दीपर भेल असम का ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है, ये असम का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। और एक चीज और है इसमें, फ्रेश वाटर लेक, एक चीज और, सो इट्स ओनली, इट्स एन ये असम गवर्नमेंट का ओनली रामसर साइट है। सो रामसर साइट्स के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। सो रामसर साइट जो मतलब इकोलॉजिकल साइट्स होती हैं, स्पेशली वेटलैंड्स, उनमें रामसर साइट्स को जोड़ा जाता है। तो इंडिया में, इन दी स्टेट ऑफ असम, अगर कोई भी चीज रामसर साइट्स में आती है तो एक ही चीज है, दैट इज दीपर भेल। ओके, सो हुआ क्या, अगर हम बात करें 2014 में एक इंसिडेंट हुआ था। अच्छा, दीपर भेल जो है ना, दीपर भेल एक तो फ्रेश वाटर लेक भी है, असम का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, उसके साथ साथ इको सेंसिटिव जोन भी है। इको सेंसिटिव जोन का मतलब होता है, इको सेंसिटिव जोन का मतलब होता है कि वहां पर एनिमल्स भी पाए जाते हैं, है ना, एलिफेंट्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं। हुआ क्या, बहुत पहले यूपीए गवर्नमेंट के समय दीपर भेल से एक रेलवे लाइन निकल गई थी, रेलवे लाइन निकली थी। और रेलवे लाइन निकलने से बहुत सारे एनिमल्स की डेथ होने लगी। हमने सुना है, जैसे कि हम केरला में बहुत सुना है कि एलिफेंट्स की डेथ हो जाती है बिकॉज ऑन द रेलवे ट्रैक की वजह से। तो ये चीज असम में भी थी, इन दी दीपर भेल, कि एलिफेंट जो है ना, एलिफेंट थर्ड में जाते थे, मतलब ग्रुप्स में जाते थे। कभी देखना, एलिफेंट जो होता है ना, ग्रुप्स में ट्रेवल करता है, उनकी पूरी फैमिली होती है, हस्बैंड वाइफ, उनके बच्चे। तो एलिफेंट हर्डिंग, एलिफेंट जो होता है, एलिफेंट हर्ड जो है ना, वो इकट्ठे ट्रेवल करते हैं, ग्रुप में ट्रेवल करते हैं।
सो 2014 में इंसिडेंट क्या हुआ था कि एक पर्सन थे जो कि बहुत बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट थे, तो उन्होंने उस रेलवे ट्रैक पर ट्रेन को रोकने की कोशिश करी थी, क्योंकि एलिफेंट्स वहां से निकल रहे थे, जिसके चलते उस पर्सन की, जो एक इन्वायरमेंटलिस्ट थे, उनकी डेथ हो गई। तो फिर उनकी वाइफ जो कि है रोमेला बोरा ने गवर्नमेंट को बताया था कि भैया, ये जो इंसिडेंट हुआ ना, जिसके चलते हमारे हस्बैंड की डेथ तो हुई, वो तो अलग बात है, उसके साथ साथ इस रेलवे लाइन के चलते बहुत सारे एनिमल्स पे इंपैक्ट पड़ेगा, उनकी लाइफ पे इंपैक्ट पड़ेगा। इसी के चलते गवर्नमेंट ने आफ्टर अराउंड 7 years इको सेंसिटिव जोन नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बोल दिया कि दीपर बेल जो है ना, वो इको सेंसिटिव जोन में आता है, तो वहां से जो रेलवे लाइन है वो हटा देनी चाहिए, और उसका पाथ कुछ और कर देना चाहिए। उसको रेलवे ट्रैक का जो पाथ है, वो रेलवे ट्रैक का पाथ चेंज करना चाहिए, क्योंकि एनिमल्स पे बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ रहा है। लेट्स सी इसमें होता क्या है। नोटिफिकेशन जारी तो कर दिया, बट वर्किंग कब से स्टार्ट होती है, डोंट नो। मूविंग फर्दर, अच्छा ये न्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अबाउट के जब से इंडिया की वैक्सीनेशन की पॉलिसी चली है, जब से इंडिया की वैक्सीनेशन की पॉलिसी चली है, तब से अभी तक हाईएस्ट अगर किसी डे में वैक्सीनेट किया गया है, तो दैट इज यस्टरडे, है ना। ऑन 27th of August सबसे ज्यादा लोगों को वैक्सीन किया गया, तो अराउंड 1 करोड़ वैक्सीनेशन दी गई कल के दिन, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया। मूविंग फर्दर, सो दिल्ली गवर्नमेंट जल्दी ही अपने स्कूल्स को खोल देगा। फ्रॉम क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक के स्कूल्स खोलने वाला है फ्रॉम द 1st of September से। तो हमने पढ़ा भी था कि स्कूल खोलने के साथ साथ सबसे पहले क्या करना चाहिए, पहले तो अपने टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को वैक्सीनेट करो, और जो 12 से और 18 के बीच में जो बच्चे हैं उनको भी वैक्सीनेशन प्रोवाइड करो, क्योंकि रिसेंटली जाइडकोव को ऑलरेडी परमिशन मिल गई है कि वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। चिल्ड्रंस एडोलेसेंट्स के लिए वैक्सीन आ चुकी है, परमिशन दे दी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो जल्दी से वो रोल आउट हो। और ऐसे स्पेकुलेशन है कि बाय द एंड ऑफ अक्टूबर या बाय द स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर जाइकोव जो 12 से ऊपर के बच्चों को लगाई जा सकती है, 12 से ऊपर के एज ग्रुप लोगों को लगाई जा सकती है, वो रोल आउट हो जाएगी। मूविंग फर्दर, सो दिस समथिंग अबाउट सिटी, तो हमें सिटी के बारे में नहीं पढ़ना है ना, विल स्किप द सिटी न्यूज। या सो वी डायरेक्टली मूव टू द नॉर्थ पेज। जो हुआ क्या, कल बिहार गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया। बिहार गवर्नमेंट ने कल एक नया पोर्टल लॉन्च किया, एंड द नेम ऑफ द पोर्टल इज www.pmonline.bihar.nic.in। सो इट्स अ पोर्टल जो कि स्कॉलरशिप को रिज्यूम करेगा, है ना। अब स्कॉलरशिप इट्स फॉर SC एंड STs। और कौन SC एंड STs के लिए, दोज हु आर स्टडिंग इन दी पोस्ट मैट्रिक डिग्रीज। पोस्ट मैट्रिक डिग्री मतलब आफ्टर 10th 11th 12th, उसके बाद जो फर्दर स्टडीज होती है, उसमें स्कॉलरशिप देगा बिहार गवर्नमेंट। पहले क्या था, पहले ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, लेकिन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होने के साथ साथ भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही पोर्टल था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पोर्टल में टेक्निकल ग्लिचेस थे। इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन लिया कि हम अपना खुद का पोर्टल बनाएंगे, जिसके थ्रू जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, स्कॉलरशिप स्कीम है, जो कि SC एंड ST स्टूडेंट्स को दी जाती है, जो कि पोस्ट मैट्रिक की स्टडीज करेंगे, वो अब ये वाला पोर्टल यूज करें। इस पोर्टल के थ्रू वो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो दोज हु आर फ्रॉम बिहार और बिलोंग टू SC एंड ST कम्युनिटीज, जस्ट गो थ्रू दिस पोर्टल एंड रीड द नोटिफिकेशन कि भैया कौन कौन से लोग और किस कैटेगरी के स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप स्कीम में आएंगे, एंड दे कैन अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप स्कीम, है ना। सो अप्लाई करो, अच्छा है, गवर्नमेंट जब पैसा दे रही है तो स्कॉलरशिप ले लो, अच्छी बात है। मूविंग फर्दर, सो सदर्न पेज में आज हमारे लिए ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। ओके, सो वी डायरेक्टली मूव टू द एडिटोरियल पेज। तो आज के एडिटोरियल में हमारे दो एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज अबाउट द एसेट मोनेटाइजेशन, और इसी का हेल्प लेके आज हम नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान पढ़ेंगे। ठीक है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन या नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो है, वो चीज हम पढ़ने वाले हैं। एंड द सेकंड एडिटोरियल इज अबाउट द फील्ड टू द नाइन्स, इसको अपन पढ़ने वाले हैं। चल, सो फर्स्ट वी डिस्कस दी नेशनल मोनेटाइजेशन स्कीम है क्या। तो जब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ना कि नेशनल मोनेटाइजेशन स्कीम क्या है, तो हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले कि एसेट मोनेटाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज एसेट मोनेटाइजेशन, इसको अपन पढ़ेंगे। उसके बाद नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन है क्या,
नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम है क्या? ये यही है, बता रहा है नेशनल मोनेटाइजेशन स्कीम जो है ना, वो इसी का मतलब यही है। नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम है क्या, जो अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया था 3-4 दिन पहले, ठीक है, जिसके थ्रू वो 6 लाख करोड़ रुपीज लेंगे और कैसे लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज अपन पढ़ेंगे, और कौन कौन से सेक्टर्स हैं, कितनी मिनिस्ट्रीज आएंगी, ये चीज पढ़ने वाले हैं, और इसके क्या बेनिफिट्स हैं और इसके क्या क्रिटिसिज्म हो रहे हैं, ये चीज अपन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे कि एसेट मोनेटाइजेशन होता क्या है। देखो, एसेट मोनेटाइजेशन का मतलब है कि कोई भी ऐसा एसेट, कोई भी ऐसा कैपिटल जो कि अंडर यूटिलाइज था, और अब हम उसको यूटिलाइज करेंगे, जिसके थ्रू हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा। तो इन इजी लैंग्वेज मतलब हमारे पास एक एसेट तो था, हमारे पास एक बाइक थी, ठीक है, हमारे पास बाइक थी, बट हमें बाइक चलाना नहीं आता था, जिसके थ्रू ये एसेट तो हमारे पास है, बाइक हमने खरीद ली, बट हमें बाइक चलाना आता नहीं है ना। अब लेकिन क्वेश्चन उठता है कि भाई अब बाइक से हम कैसे रेवेन्यू जनरेट करें? तो आप भैया रैपिडो चलाइए, रैपिडो चलाओ। अगर आप बाइक का सही तरीके से यूज करोगे, इस बाइक का सही तरीके से यूज करोगे, इस एसेट का सही तरीके से यूज करोगे, तो आप रैपिडो के थ्रू एसेट जनरेट करोगे। तो यही, अच्छा, गवर्नमेंट के पास बहुत सारे एसेट्स हैं, रेलवेज है, सिविल एविएशन है, पाइपलाइंस है, पाइपलाइन मतलब ऑयल पाइपलाइंस हैं, टेक्सटाइल्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, हाईवेज हैं, रोड्स हैं। तो ये सारे हमारे पास क्या है, हमारे पास एसेट्स हैं। अब ये अंडर यूटिलाइज एसेट्स हैं, तो इस अंडर यूटिलाइज को यूटिलाइज बनाना है, जिससे रेवेन्यू जनरेट हो, इसी चीज को बोलते हैं एसेट मोनेटाइजेशन। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम बात करें तो इंडियन क्रिकेट टीम की हम बात करें, चलो क्रिकेट के पर्सपेक्टिव समझते हैं। तो जब सौरभ गांगुली कैप्टन थे, तो उनकी टीम में हमेशा से एक वो रहता था कि या तो एक विकेट कीपर को रख ले, या तो एक बैट्समैन को रख ले, है ना, या तो विकेट कीपर को रख लेते हैं या बैट्समैन को रख लेते हैं, एक चीज हो सकती है, ठीक है, क्योंकि विकेट कीपर जरूरी है, रखना जरूरी है, और बैट्समैन भी रखना जरूरी है, और लेकिन टीम 11 लोगों की होती है, 12 लोग तो हो नहीं सकते। तो इसी के चलते सौरव गांगुली ने क्या किया था, राहुल द्रविड़। अब राहुल द्रविड़ इज वेरी वेरी गुड बैट्समैन, बहुत अच्छे बैट्समैन है वो। अब राहुल द्रविड़ को उन्होंने सही तरीके से यूटिलाइज किया। राहुल द्रविड़ इज एन एसेट, है ना, अब वो बैट्समैन तो है, और उनको विकेट कीपर भी बोलिए कि आप विकेट कीपर बन जाओ। तो अब यहां पर जो विकेट कीपर और बैट्समैन की अलग अलग पोजीशन थी, अब वो एक ही पर्सन ने कवर अप कर ली, वो है राहुल द्रविड़। तो ये है राहुल द्रविड़, जो एसेट थे उसका सही तरीके से यूटिलाइज किया गया, तो दैट इज एसेट मोनेटाइजेशन, ठीक है। और अभी हम गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव समझे थे, गवर्नमेंट कैसे एसेट मोनेटाइजेशन करेगी। चलो, अगर आपने देखा होगा, रेलवेज में गए होगे, तो रेलवेज में बहुत सारे एडवर्टीजमेंट वाले लगे रहते हैं, एडवर्टीजमेंट लगा रहता है कि भैया ये चीज है, रिलायंस ये कर रहा है, जियो ये कर रहा है। तो अब ये एडवर्टीजमेंट आपने अब रेलवे स्टेशन में लगा दिया। रेलवे स्टेशन किसकी प्रॉपर्टी है, किसका एसेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। लेकिन आपने वहां पर होर्डिंग्स लगाई, अब होर्डिंग्स तो प्राइवेट एंटिटीज की है, तो होर्डिंग्स से पैसा जनरेट होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, और वो रेवेन्यू कहां जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सो दैट इज एसेट मोनेटाइजेशन, और उसको अब थोड़ा और अच्छे तरीके से एसेट मोनेटाइजेशन की जाएगी। जैसे स्टेशन पर बर्गर किंग्स, मैकडोनल्ड, पिज्जा हट, ये सारी चीजें खोले जाएंगे, है तो प्राइवेट एंटिटीज, लेकिन प्रॉपर्टी किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो ये सारा जो पैसा जो होगा, जो रेंट देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। सो दैट इज एसेट मोनेटाइजेशन। आपने एयरपोर्ट पे देखा होगा, तो एयरपोर्ट में आप घुसते होगे तो देखा होगा कि मॉल्स मॉल्स होते हैं, शॉप्स होती हैं, ठीक है। तो वो शॉप्स है तो प्राइवेट एंटिटीज की, है ना, लेकिन प्राइवेट एंटिटीज की शॉप्स तो है, बट जो रेंट जा रहा है, वो या तो रेंट या परसेंटेज जा रहा है, वो किसको जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। सो दैट इज एसेट मोनेटाइजेशन। अब गवर्नमेंट का क्या प्लान है अबाउट द नेशनल मोनेटाइजेशन, नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम के थ्रू क्या प्लान है? गवर्नमेंट का कहना है कि देखो, हम नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम के चलते अराउंड 6 लाख करोड़ रुपीज जनरेट करेंगे, 6 लाख करोड़ रुपीज जनरेट करेंगे विद इन 4 इयर्स, 4 इयर्स, ठीक है। और अभी से स्टार्ट हो जाएगा, और 2024 से 2025 के फिजिकल ईयर तक हम ये चीज कंप्लीट करेंगे, हम ये चीज रेवेन्यू जनरेट करेंगे। और इसके 4 फेजेस होंगे, हर साल हम लोगों का टारगेट अलग अलग होगा रेवेन्यू जनरेशन का। फर्स्ट ईयर हमने टारगेट रखा है कि 88,000 करोड़, सेकेंड ईयर हमने रखा है कि 1.88,000 करोड़, फिर हमारा नेक्स्ट ईयर जो होगा दैट इज 1.6 लाख करोड़।
1.6 लाख करोड़, फिर नेक्स्ट ईयर होगा 1.8 लाख करोड़, ओके, एंड द लास्ट ईयर जो होगा फोर्थ ईयर, दैट इज अगेन 1.6 लाख करोड़। तो ये सारे तरीकों से हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे विद इन 4 years, दैट इज 6 लाख करोड़। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि आप कौन सा मॉडल लेने वाले हो। तो मॉडल के बारे में बताया कि भैया हमारे पास 3 मॉडल है, बीओटी है, फिर उसके बाद टीओटी है, एंड नेक्स्ट है आरओटी, ओके। अब बीओटी क्या होता है? बीओटी मतलब बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। अब होगा क्या, प्राइवेट एंटिटीज को कोई चीज दी जाएगी बनाने के लिए, आप ऐसा करो, आप ये चीज बना लो, जैसे कि हाईवे बना लो आप। तो भैया किसी एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को बोल दिया जाएगा कि आप ऐसा करो, आप हाईवे बनाओ, हाईवे बनाने के बाद उसको ऑपरेट करो, ऑपरेट करने के बाद उसको आप वापस कर दो, है ना। आपका जैसे ही रेवेन्यू कवर अप हो जाए वैसे ही आप सेंट्रल गवर्नमेंट को पास कर देना। तो दैट इज बीओटी। फिर टीओटी क्या है? अब टीओटी की हम बात करें तो टीओटी इज समथिंग कि अगर किसी चीज में खराबी आ जाए, जैसे कि अगर हम बात करें टीओटी क्या हो सकता है कि हाईवे के एग्जाम्पल समझ सके, व्हाट हाईवे टॉक्स अबाउट। अब हाईवे में बहुत सारे ग्लिचेस आ गए, ठीक है, हाईवे में बहुत सारे ग्लिचेस, मतलब रोड टूट गई, अब उस रोड को रेनोवेट करना है। तो अब रेनोवेट करेंगे प्राइवेट एंटिटीज, और तब तक ऑपरेट करेंगे जब तक उनका रेवेन्यू जनरेट नहीं हो जाता, तब तक उनका कवर अप नहीं हो जाता जो उन्होंने लगाया हुआ है, ठीक है। सो उसको बोलते हैं आरओटी, सॉरी उसको बोलते हैं आरओटी, रिहेबिलिटेशन ऑपरेट एंड ट्रांसफर। कि रिहेबिलिट करो, जो चीज खराब हो गई थी प्राइवेट एंटिटीज उसको रिहेबिलिट करेगी, उसके बाद ऑपरेट करेगी जब तक जितना ही पैसा उसको लगा है और जो भी प्रॉफिट उसको जनरेट करना है उसको रिहेबिलिट करने में, उसके बाद ट्रांसफर कर दी गवर्नमेंट को। फिर नेक्स्ट वन इज टीओटी, दैट इज टोल ऑपरेट ट्रांसफर। अब टोल ऑपरेट ट्रांसफर कैसा होता है? तो टोल ऑपरेट ट्रांसफर का मतलब होता है कि भैया आपने टोल्स देखे होंगे, हाईवे पे टोल्स देखे होंगे। सो अब जो टोल्स लगे रहते हैं वो प्राइवेट एंटिटीज के यहाँ, तो जो रेवेन्यू जाता है वो प्राइवेट एंटिटीज को जाता है। लेकिन हाईवे जो बन गई है ना, वो तो पब्लिक के लिए है, वो तो पब्लिक के बेनिफिट के लिए है, तो दैट इज टीओटी, ठीक है। तो सारा का सारा पैसा प्राइवेट एंटिटीज का लगा, प्राइवेट एंटिटीज बस पैसा रेवेन्यू ले रही है थ्रू अ टोल और ऑपरेट कर रही है, और वो होता है क्या, टीओटी मॉडल। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि इसके बेनिफिट्स क्या है। अब इसके बेनिफिट्स ये हैं, अच्छा इसकी जरूरत क्यों पड़ी, सबसे मेन पॉइंट बात, सबसे मेजर बात तो ये है स्कीम की जरूरत क्यों पड़ी। द मेन रीजन इज कि अगर हम बात करें तो अभी कोविड के समय पर, अच्छा गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आता है? गवर्नमेंट का पैसा आता है, आप जो पैसा देते हो थ्रू अ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। लेकिन कोविड के समय, इस पैंडेमिक के समय रेवेन्यू जनरेट हो ही नहीं पाया, आपने टैक्स दिया ही नहीं, आपके ऊपर टैक्स लगा ही नहीं, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। गवर्नमेंट सरकार चलाने के लिए दो चीजें चाहिए पड़ी, जो दो चीजें चाहिए, एक तो पब्लिक का ट्रस्ट, मतलब पब्लिक आपको चुने, दूसरा पैसा। तो पैसा नहीं है आपके पास, तो पैसा जनरेट करने के लिए ये स्कीम लाई गई। क्योंकि जीडीपी इस ईयर अगर हम बात करें लास्ट ईयर 7.7% से कॉन्ट्रैक्ट 7.7% से कॉन्ट्रैक्ट करी थी, मतलब नीचे आ गई 7.7%, पैसा ही नहीं है, तो रेवेन्यू को जनरेट करना है, इसी के चलते ये स्कीम लाई गई। दूसरा, इसका दूसरा बेनिफिट क्या है? दूसरा बेनिफिट स्कीम का ये है कि जो अंडर यूटिलाइज एसेट्स जो होंगे वो यूटिलाइज की जाएंगे। और तीसरा जो इसका बेनिफिट रहेगा कि गवर्नमेंट के पास और ज्यादा तरीके पता लग गए कैसे रेवेन्यू जनरेट होने वाला है ना। गवर्नमेंट को और ज्यादा तरीके से पता लग गया कि रेवेन्यू कैसे जनरेट होने वाला है। लेकिन इससे क्रिटिसिज्म भी है, इसके क्रिटिसिज्म ये है कि अपोजिशन पार्टी जो हमेशा बोल रही है कि मोदी सरकार जो है वो पूरे तरीके से प्राइवेटाइज कर रही है, हर चीज को पूरे तरीके से प्राइवेटाइज कर रही है। तो सबसे बड़ा जो मेजर क्रिटिसिज्म दिख रहा है ना, वो यही है कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है डिफरेंट सेक्टर्स में। लेकिन गवर्नमेंट का इसमें स्टैंड है, गवर्नमेंट ने बोला है कि नहीं, हम प्राइवेटाइज नहीं कर रहे हैं, हम लीज पर दे रहे हैं, हम लीज पर दे रहे हैं, ठीक है, हम लीज पर देंगे और चीजों को सुधारा जाएगा। मतलब अब 30 इयर्स की लीज पे दे दी, 30 इयर्स तक प्राइवेट एंटिटी ऑपरेट करेगी, 30 इयर्स बाद तो गवर्नमेंट का हो जाएगा, तो हम लीज पे दे रहे हैं, ये गवर्नमेंट ने बोला है, ये गवर्नमेंट का स्टैंड है डिफेंडिंग दिस स्कीम। और उसके बाद जब पैसा आ जाएगा वो पैसे का यूज किया जाएगा किसमें, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में। मतलब उस पैसे का ये 6 लाख करोड़ रुपए जो आएगा, इस 6 लाख करोड़ रुपीस का गवर्नमेंट यूटिलाइज करेगी और इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करेगी, रोड बनाएगी, हाईवेज बनाएगी, एयरपोर्ट्स बनाएगी, एयरपोर्ट्स को कन्वर्ट करेंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में। तो ये सारा जो पैसा है ना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया जाएगा
तो नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम से पैसा जनरेट करेगी गवर्नमेंट स्कीम। उसके बाद उसकी जो नई पाइपलाइन है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जो पैसा जनरेट हुआ वो पैसा जनरेट इस पाइपलाइन में लगा देगी, जिससे कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होगा। ये है नेशनल मोनेटाइजेशन, नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम। और अभी हम बात करें तो एक ये जो एडिटोरियल है, इस एडिटोरियल में लिखा है कि देखो आपने स्कीम तो बना दी, लेकिन इस स्कीम को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो इस स्कीम को एग्जीक्यूट करने के लिए अकॉर्डिंग टू द ऑथर गवर्नमेंट को एक अथॉरिटी बनानी पड़ेगी, दैट इज एसेट मोनेटाइजेशन मॉनिटरिंग अथॉरिटी। वो अथॉरिटी बनाए, वो अथॉरिटी देखेगी, अथॉरिटी मॉनिटर करेगी कि गवर्नमेंट ने जो स्कीम बनाई है, जो प्लान बनाया है, वो प्लान सक्सेसफुल है भी कि नहीं, और वो प्लान कैसे एग्जीक्यूट होगा, ये सारी काम अथॉरिटी का होगा। जिससे ये जो अथॉरिटी है ना, ये सही तरीके से वर्क करेगी, सही तरीके से एग्जीक्यूट होगी इस स्कीम का। सो दैट इज एसेट मोनेटाइजेशन एग्जीक्यूशन इज द की। ये ऑथर ने बताया कि आप एक अथॉरिटी बनाओ, उस अथॉरिटी का हमें यूज करना पड़ेगा, उसके बाद ये स्कीम जो है सक्सेसफुल हो पाएगी। ठीक है, तो ये ऑथर ने बताया है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो रीड इट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एडिटोरियल। अब क्या है, बहुत सारे बच्चों अगर पढ़ते भी ना स्टार्टिंग में, अगर समझाते ना स्टार्टिंग में एडिटोरियल को, तो आधे बच्चों को समझ में नहीं आता। रीजन बीइंग क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं कि व्हाट इज नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम। सो अब पता है कि व्हाट नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम, इसका यूज क्या है, इसके बेनिफिट क्या है, इसका क्रिटिसिज्म क्या है, गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है, और कैसे पैसा रेवेन्यू जनरेट होगा। तो अब आसानी होगी समझने में। अब देखो एडिटोरियल में खुद देखो क्या समझाया गया। फर्स्ट अंडर यूटिलाइज एसेट, तो अंडर यूटिलाइज एसेट का मतलब क्या है, एसेट मोनेटाइजेशन कराना है उसका। यही है ना कि अंडर यूटिलाइज एसेट्स पहले हमें देखने पड़ेंगे कि अंडर यूटिलाइज एसेट्स कौन कौन से हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा, उनको यूटिलाइज करो। तो ये चीज तो क्या हो गई, ये पूरा यहां तक एडिटोरियल क्या समझा रहा है, एसेट मोनेटाइजेशन के बारे में। फिर आए वैल्यूएशन एंड द इश्यूज, क्या आप वैल्यूएशन निकालो, मतलब स्कीम पे वर्क करो। अब आप अनदर वे फॉर गोइंग अबाउट, ठीक है। तो ये चीज समझाएगी कि स्कीम को कैसे परफेक्ट तरीके से बनाना है। सो रीड इट, बहुत ईजी है। अगर ये चीज आपको समझ में आई हो तब ईजी होगा, नहीं समझ में आई हो तो एक बार फिर से देखो, फिर से समझो, गूगल पे एक बार थोड़ा सर्च करो। हाँ, एक चीज और कि इस स्कीम के अंदर कितने एसेट्स का यूज किया जाएगा। तो हम बात करें 20 एसेट्स, मतलब अब रेलवे एक एसेट हो गया, हाईवे एक एसेट हो गया, रोड एक एसेट हो गया, तो एक ऐसे ऐसे एसेट बनाए जा रहे हैं। तो टोटल 820 एसेट्स हैं, ठीक है। और कितनी मिनिस्ट्री कंट्रोल में आएंगी, 12 मिनिस्ट्री कंट्रोल में आएंगी, 12 मिनिस्ट्री कंट्रोल में आने, इंश्योरेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, रेलवेज मिनिस्ट्री, हाईवे मिनिस्ट्री, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। तो 12 मिनिस्ट्रीज पूरे कंट्रोल में आने वाली हैं। हाँ, पूरी हमें याद नहीं करनी है टोटल मिनिस्ट्रीज और टोटल 20 एसेट्स, बट हाँ इंपॉर्टेंट याद करना है। और सबसे मेजर चीज याद करनी है दो, रेलवेज एंड रोड एंड हाईवेज। तो रेलवे एंड रोड एंड हाईवेज का बहुत, उनके एसेट्स का बहुत ज्यादा यूटिलाइज करा जाएगा, क्योंकि रेलवेज और हाईवेज और रोड्स गवर्नमेंट का सबसे बड़ा एसेट है, और गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा एसेट है, तो उसका यूटिलाइज करा जाएगा। मूविंग फर्दर, सो जो हमारा नेक्स्ट एडिटोरियल है दैट इज अबाउट दी फिल टू दी लाइंस। अच्छा, ये बहुत ये सिंपल वाला है, और ये बहुत बार अपन डिस्कस भी कर चुके हैं। एंड दैट इज अबाउट द कोलिजियम सिस्टम ने जो 9 जजेस की लिस्ट भेजी थी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि उस पर आप असेंट दे दो, सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर असेंट दे दिया। तो ये शायद इंडियन जुडिशियल हिस्ट्री में अभी रिसेंटली जब से स्ट्रेंथ बढ़ी है, 31 से 34 हुए हैं जजेस सुप्रीम कोर्ट में, तब से पहली बार जजेस की स्ट्रेंथ पूरी है, फुलफिल है, पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई। और ऑथर ने इस चीज को वेलकम किया, ऑथर ने इस चीज को बताया कि कोलियन सिस्टम के वर्क को तारीफ करी। उसके साथ एक चीज और बोली, उन्होंने बोला कि अपॉइंटमेंट जो हुआ है सुप्रीम कोर्ट में वो डाइवर्सिटी दिखाता है, रिप्रेजेंटेशन दिखाता है। डाइवर्सिटी इस वजह से दिखाता है क्योंकि जो 9 जजेस आए, द 9 जजेस आर फ्रॉम द डिफरेंट हाई कोर्ट। कोई भी ऐसा हाई कोर्ट नहीं है जहां से 2 जजेस आए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी है, असम हाई कोर्ट से भी है, कर्नाटका हाई कोर्ट से भी है, केरला हाई कोर्ट से भी है, आपके जबलपुर हाईकोर्ट से भी है। सो डिफरेंट हाईकोर्ट से एक एक लिए गए, तो दैट शो दी डाइवर्सिटी। और रिप्रेजेंटेशन भी दिखा रहा है, हर स्टेट का रिप्रेजेंटेशन भी है, और उसके बाद भी जेंडर बेसिस पे भी रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि 9 जजेस का जो नाम है उनमें से 3 जजेस जो है वो विमेन है, और उसके साथ साथ विमेन के साथ साथ एक जज ऐसी है जो कर्नाटका हाईकोर्ट की जज है कि देयर आर स्पेकुलेशन दैट शी कैन बिकम दी सीजीआई, द फर्स्ट फीमेल सीजीआई in the year around 2027. Okay, moving further. So अच्छा, ये ग्राउंड जीरो के बारे में।
सो ये सिर्फ अच्छा ये चीज बताई गई कि ओलंपिक्स के बारे में कि भैया ओलंपिक्स हुए लेकिन मेजोरिटी ऑफ द जो ओलंपिक्स मेडल्स आए दे आर फ्रॉम दी व्हाट, दे आर फ्रॉम दी हरियाणा स्टेट। तो ऐसा क्यों है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया। मूविंग फर्दर, सो द नेशनल न्यूज। सर नेशनल न्यूज में हमने एक न्यूज पढ़ा था अबाउट द नागालैंड को लेकर कि नागालैंड में जितनी भी अपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी इकट्ठी आ गई, ठीक है, और वो प्लान बना रही है कि कैसे नागा ट्राइब्स को ट्रस्ट में लिया जाए, क्योंकि नागालैंड में बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन है एंड इट्स समथिंग अबाउट दी कि रीजनल अलायंस बहुत ज्यादा बढ़ गए, बहुत रीजनलिज्म बहुत ज्यादा होता है नागालैंड में ट्राइबल बेसिस पर, तो उस पर वर्क कर रही है। तो उसी चीज को लेकर जो नागालैंड के सीएम है नेफ्यू रॉय का कहना है कि नागालैंड में जितनी भी पार्टीज है ना ही वो दोस्त है ना ही वो दुश्मन है। हाँ, हम लोग एक प्लान बनाएंगे, हो सकता है कि हमारे आइडियोलॉजीज मैच ना करें, हमारी सोच मैच ना करे, हमारे अलग अलग प्लान्स होंगे, बट हमारा मेन मोटिव यही है कि हम लोग बेसिकली जो रीजनल अलायंस बने हैं, डिफरेंट रीजनल अलायंस बने हैं जो रीजनलिज्म फैला रहे हैं नेगेटिव सेंस में, उस चीज को हम दूर करा जा सके और, सब पार्टीज को बेनिफिट हो 2023 के असेंबली पोल्स में। मूविंग फर्दर, सो इंडिया का कहना है, अच्छा कल इंडिया की ऑलरेडी हमें पता लग गया था कि इंडिया का स्टैंड क्या रहेगा अफगानिस्तान इशू को लेकर। इंडियन गवर्नमेंट ने बोला था कि अफगानिस्तान को लेकर हम लोग वेट करेंगे और देखेंगे कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। अगर अफगानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट सही तरीके से रेगुलेट कर, तालिबान रजीम ने सही तरीके से गवर्नमेंट को सेटअप कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो जो भी फ्यूचर में होगा अफगानिस्तान में हम उसका साथ देंगे, तो हम देखने वाले हैं अभी कि अफगानिस्तान का इशू क्या हो रहा है। और इसी चीज को लेकर इंडिया ने बोला है कि अफगानिस्तान सिचुएशन को लेकर हम लोग खुद अनसर्टेन है, हमें खुद नहीं पता कि अफगानिस्तान में क्या होने वाला है, अफगानिस्तान में तालिबान की रिजीम रहेगी या नहीं रहेगी, वहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ पाएगी नहीं आ पाएगी, सो वी डोंट नो, वी आर ऑल्सो अनसर्टेन अबाउट अफगानिस्तान सिचुएशन। उड़ीसा गवर्नमेंट में उड़ीसा गवर्नमेंट ने उड़ीसा कैबिनेट ने बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को क्लियर कर दिया। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी उनका प्लान है कि उड़ीसा में 20% ऑफ द व्हीकल्स बाय द ईयर ऑफ 2025 बैटरी पे चलनी चाहिए। 20% ऑफ द व्हीकल्स बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी बाय द ईयर ऑफ 2025। ये उड़ीसा गवर्नमेंट का एम है अंडर दिस व्हीकल पॉलिसी, और इस पे वर्क करना स्टार्ट भी हो गया है, ठीक है, जिससे पॉल्यूशन पे जो कंट्रोल किया जाएगा, है ना, और उसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना है। सबसे पहला बात तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को पहले मैन्युफैक्चरिंग तो कराओ, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना है। उसके बाद पब्लिक को बताना है कि भैया इसके बेनिफिट्स क्या है और एनवायरमेंट क्या इंपैक्ट पड़ेगा अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल आती है, क्या पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो इसी को लेकर उड़ीसा गवर्नमेंट ने कैबिनेट में प्रपोज कर दिया है, लेट्स सी। और उड़ीसा हमेशा गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी लेके आती है उस पर उसका हमेशा मेजोरिटी ऑफ द पॉलिसी उसकी सक्सेसफुल रहती है, और हम लोग यही सोच के चलेंगे कि उड़ीसा गवर्नमेंट इस पॉलिसी को भी सक्सेसफुल बनाए, और उनकी पॉलिसी जो रहती है उनकी पॉलिसी उस बेसिस पे रहती है कि अचीवेबल हो, क्योंकि उनको पता है कि 4 साल में 20% ही कवर हो सकता है, तो दे आर गोइंग विद दी 20% ऑफ दी बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो धीरे धीरे अचीव कर रही है। और किसी गवर्नमेंट की तरह नहीं कि 100% हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आ जाएंगे। सो बेवकूफ नहीं बता रही है लोगों को, सही काम कर रही है। एंड नेक्स्ट न्यूज, इट्स अबाउट दी के बहुत सारे लोगों ने पिटिशन फाइल करी थी, बहुत सारे लोगों ने, जब आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया था जम्मू एंड कश्मीर से, कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया था आर्टिकल 370 को, बहुत सारी पिटिशन फाइल करी थी कि भैया क्या आर्टिकल 370 को गलत तरीके से एब्रोगेट किया गया, वो गलत तरीके से हटाया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है, जम्मू एंड कश्मीर को वापस से स्टेटहुड देना चाहिए। उस बहुत सारी प्ली जो फाइल हुई ना, उस प्ली की हियरिंग अब स्टार्ट होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि 2 साल से पिटिशन पेंडिंग है और हम इतना वेट नहीं करा सकते पिटिशनर्स को, इसी के चलते हम उनकी जो पिटिशंस हैं वो हियर करना स्टार्ट करेंगे। सो आज से सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन की प्लीज को सुनना स्टार्ट करेगा। मूविंग फर्दर, सो एक्सपर्ट्स ने बोला है, और स्पेशली हेल्थ एक्सपर्ट्स ने बोला है, हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी फेस्टिव सीजन आ रहा है, फेस्टिव सीजन, दिवाली आ रही है, क्रिसमस आ रहा है, ईद आएगी, तो इन फेस्टिव सीजन्स में हो सकता है पब्लिक गैदरिंग हो, और पब्लिक गैदरिंग के चलते कोविड फिर से आ जाए, कोविड की थर्ड वेव फिर से आ जाए। तो उन्होंने अलर्ट इशू किया है फेस्टिव सीजन में कि
अभी भी कोविड-19 का जो पैंडेमिक है, अभी भी डर, अभी भी जो उसका नेगेटिविटी है वो गई नहीं है। सो हमें गैदरिंग नहीं करनी है और इस फेस्टिव सीजन में हमें ज्यादा खुल के लोगों से नहीं मिलना है। ये एक्सपर्ट्स ने अलर्ट अलर्ट इशू किया है टू द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट इस पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना चाहिए गवर्नमेंट को। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को बोला है, नेक्स्ट न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को बोला है कि आपके स्टेट में जो भी बच्चे ऑर्फिन हुए हैं, उन उन ऑर्फन्स का एजुकेशन फंडामेंटल राइट है। और बहुत सारे बच्चे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट स्कूल से पढ़ रहे हैं और प्राइवेट स्कूल्स उनको बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि उन्होंने फीस पे नहीं कर पाई, क्योंकि उनका जो केयर टेकर थे वो अब नहीं रहे। सो अब केयर टेकर जो है, गार्जियन जो है, वो अब स्टेट गवर्नमेंट बन गई है, स्टेट बन गई है। तो इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है टू दी स्टेट गवर्नमेंट, टू ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स, कि आपके स्टेट में जितने भी बच्चे ऑर्फिन हुए हैं उन बच्चों को एजुकेशन आप प्रोवाइड करोगे, और जो भी बच्चों की फीस नहीं भरी गई है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, उनकी फीस आप भरने वाले हो। स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। तो इट्स अ वेरी गुड स्टेप बाय दी सुप्रीम कोर्ट, जिन्होंने डायरेक्शन दिया स्टेट गवर्नमेंट को। सो मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री मान गई है, और हिमाचल में, मतलब उत्तराखंड रीजन में बेसिकली 7 हिमालयन हाइडल प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे, ठीक है, जिससे देखा जाए तो फ्लड को रोका जा सकता है। और हाँ, लेकिन इसके बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट भी है कि जब हाइडल प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं ना, तो लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा होती हैं, बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड्स होती हैं। सो इसी के चलते अभी बहुत ज्यादा रोक भी लग गई थी हाइडल हाइडल इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में उत्तराखंड स्टेट्स में, क्योंकि उत्तराखंड स्टेट्स में अभी 2-3 इंसिडेंट ऐसे हुए जिसके चलते अराउंड 200 लोगों की डेथ हुई थी, बहुत सारे लोग इंजर्ड भी हुए। सो इसी के चलते मिनिस्ट्री अब मान गई है कि हाँ ठीक है, हाइडल प्रोजेक्ट्स बनाना जरूरी है, तो एनवायरमेंट को देखते हुए और बस प्रिकॉशंस लेके चलना कि लैंडस्लाइड ज्यादा ना हो, कोई नेचुरल डिजास्टर ज्यादा ना हो, क्योंकि अभी रिसेंटली 2 हाइडल प्रोजेक्ट्स पे भी डैमेज बहुत ज्यादा हुआ था। मूविंग फर्दर, सो अगेन दिस समथिंग अबाउट एडवर्टीजमेंट, हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम से इंपॉर्टेंट नहीं है। सो डायरेक्टली मूव टू द वर्ल्ड न्यूज। सो वर्ल्ड न्यूज में कल पता लगा कि अराउंड 13 अमेरिकन सोल्जर्स और अफगान सिटीजन्स की डेथ हुई है, ठीक है, अदर अफगान सिटीजन्स की भी डेथ हुई है। और कल यूएस प्रेसिडेंट जो है, यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, कल व्हाइट हाउस में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, डिलीवर करी, आज अपनी रिमार्क्स डिलीवर करे और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी। उसमें बताया कि जो भी अफगान एयरपोर्ट अटैकर्स थे उनको जल्दी जल्दी हंट डाउन किया जाएगा, मतलब जल्दी जल्दी उनको पकड़ा जाएगा और उनको सजा मिलेगी। उन्होंने ये शपथ ली है, ऐसा वो लिया है कि ही विल अवेंज द डेथ ऑफ 13 अमेरिकन सोल्जर्स एंड अफगान सिटीजन्स, जिन्होंने भी अटैक किया है उनको पनिशमेंट दी जाएगी। एंड अगेन फ्रॉम द अफगानिस्तान न्यूज, क्योंकि अभी वर्ल्ड न्यूज देखी जाए तो इट्स टोटली अबाउट द अफगानिस्तान, पूरी की चारों की चारों पांचों न्यूज जो है ना अफगानिस्तान से रिलेटेड है। सो देखा जाए तो अभी काबुल का जो एयरपोर्ट है, काबुल का एयरपोर्ट बहुत सारे लोग रन कर रहे हैं, यूएस गवर्नमेंट भी रन कर रही है, यूएस आर्मी भी रन कर रही है, टर्की की आर्मी भी रन कर रही है, ब्रिटेन की आर्मी भी रन कर रही है, तो थोड़े थोड़े रन कर रही है। तो तालिबान का कहना है, तालिबान ने बोला है कि अगर काबुल एयरपोर्ट को कोई रन करे ना, तो वो टर्की रन करे, ना कि कोई और अदर नेशन, ठीक है। ये सिंपल सी बात बोल दी उन्होंने। तालिबान सेड कि अगर हम किसी इंटरनेशनल अथॉरिटी को परमिशन देंगे भी ना रन करने के लिए एयरपोर्ट, सो वो तालिबान होगी और टर्की होगी, और किसी को हम परमिशन नहीं देने वाले। सो वर्ल्ड न्यूज में इतना ही सी न्यूज है। सो हमारे लिए इकोनॉमिक न्यूज में, हम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है जो हमारे हमारे क्लाइंट और एलेट के लिए इंपॉर्टेंट हो। सो दिस द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। एंड वन मोर थिंग, स्कीम के बारे में जरूर पढ़ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम।